Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss around 5 questions of a teaching aptitude which were asked in June 2012. Okay guys, as these questions I have posted yesterday and today I am going to provide you guys solution and you people can watch many more previous year question papers as I am covering 2008 to 2019 all previous year question papers, and you can find these all questions in playlist name as NTA NET paper 1 2008 to 2019. Okay guys, so let's start our video. If you get an opportunity to teach a visually challenged student along with the normal student, what type of treatment would you like to give him in the class? अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप विजुअली चैलेंज बच्चे हैं या विजुअली चैलेंज एक स्टूडेंट है, उसे आपको पढ़ाना है, ठीक है, किनके साथ पढ़ाना है? नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाना है, तो आप एज अ टीचर क्या करोगे? ओके, मतलब क्या करोगे? करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट जो अच्छा होगा, रीजनेबल होगा, है ना, जो स्टूडेंट के लिए वेलफेयर अच्छा मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, या जो मीन एंड फेयर होगा, हम कह सकते हैं, जो सोसाइटी की नज़रों में सही होगा, हमें वो आंसर देना है। ओके, जिसमें कुछ भी गलत थिंकिंग ना छुपी हो। ओके, स्टूडेंट का हमेशा फ़ायदा ही होना चाहिए, ऐसे आपको आंसर देने हैं। ओके, देखिए अब क्या है आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 1 है नॉट गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजॉरिटी में सफ़र, कि भाई एक्स्ट्रा अटेंशन हम नहीं देंगे बच्चे को, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चा विजुअली चैलेंज एक ही बच्चा है, मतलब एक ही बच्चा विजुअली चैलेंज है, एक ही बच्चा नहीं देख पा रहा है, बाकी सारे बच्चे तो देख पा रहे हैं ना, तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ऐसा करेंगे कि उन्हें अटेंशन नहीं देंगे, बिल्कुल ही गलत है। तो फिर उस एक बच्चे का क्या है? फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है उसे देखने की, तो आपने क्या देखा? कुछ नहीं देखा। टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली इन द क्लासरूम, उस पर सिंपैथी दिखाना नहीं, भाई सिंपैथी नहीं दिखाना है। सिंपैथी ऐसे नहीं दिखाना है कि हाँ विजुअली चैलेंज है तो हम सिंपैथी बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, उसे बच्चे की तरह ही ट्रीट करना है, जैसे आप सामान्य जनरल बच्चों को ट्रीट करते हो वैसे ही उन्हें ट्रीट करोगे। ओके, यू विल थिंक दैट ब्लाइंडनेस इज द डेस्टिनी एंड हेंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप ये कह दोगे कि भाई जो ब्लाइंडनेस है वो उसका भाग्य है, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। भाई ये भी गलत है, सारी चीज़ें ये गलत बोल रही हैं, ABC। ठीक है, अरेंज अ सीट इन फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट अ पेस कन्वीनियंट टू हिम, उस बच्चे की आप सीट फ्रंट में लगाओगे और ट्राई करोगे उसे टीच करने के लिए ऐसी जगह से जहाँ से उसके लिए वो कन्वीनियंट हो। पीछे से तो वो देख नहीं पाएगा, लास्ट बेंच से, तो उसे आगे की सीट प्रोवाइड करिए उस और उसके सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जहाँ से वो समझ पाए। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ डी इज करेक्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड अचीवमेंट टेस्ट। देखिए, गुड अचीवमेंट टेस्ट में आपकी रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, एम्बिगिटी, देखिए एम्बिगिटी नहीं होगा, एम्बिगिटी नहीं होगा। मैं चारों के मीनिंग मैंने आपको लिख दिए। एम्बिगिटी मतलब होता है अस्पष्टता, कोई भी चीज़ आप ऐसा नहीं करोगे। अचीवमेंट टेस्ट में आपने कोई टेस्ट लिखा, उसमें आप यही नहीं पता है कि आप पूछना क्या चाह रहे हो, आपका क्वेश्चन क्या फ्रेम हो रहा है, तो बच्चे कैसे समझ पाएंगे? अस्पष्ट है ना, तो जिसके मन में जो आएगा वो लिखेगा, तो ये नहीं होनी चाहिए। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। ओके, रिलायबल होनी चाहिए। वैलिडिटी मतलब वैध होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी निष्पक्षतावादी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी 4 ऑप्शंस हैं, जिसने सही किया उसे पूरे नंबर मिलेंगे, है ना, जिन जिन बच्चों ने सही किया उन्हें नंबर मिलेंगे। इसी के अपोजिट अगर हम सब्जेक्टिविटी की बात करें तो उसमें पक्षपातवादी होती है सब्जेक्टिविटी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपका कोई फेवरेट बच्चा बन गया, है ना, क्लास में या कुछ है, तो आपने उसे ज़्यादा मार्क्स दे दिए उसी आंसर के, कोई और बच्चा है उसको कम मार्क्स दे दिए, उसने वही पैसेज में आंसर लिखा है, तो सब्जेक्टिविटी कभी भी आंसर नहीं होगा। ओके, एक क्वेश्चन में और मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, नाउ आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, रिलायबल भी होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी, ये सब होना चाहिए।
फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अ प्रोजेक्टेड एड। देखिए प्रोजेक्टेड एड्स क्या होते हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं। देखिए प्रोजेक्टेड एड्स हमारे वो होते हैं, प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स आर पिक्चर्स शोन अपॉन अ स्क्रीन बाय द यूज ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ मशीनरी। मतलब हमारी आंखों के सामने विजुअल एड्स होते हैं जो हमें दिखाए जाते हैं किसी मशीन की हेल्प से। ओके, मतलब मैनुअल काम नहीं हो रहा, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो कोई चीज़ मैनुअल काम ना करके मैं कुछ स्लाइड्स दिखाऊं, कुछ पिक्चर्स दिखाऊं, है ना, तो वो सारा का सारा काम जैसे मैनुअल ना करके स्लाइड, प्रोजेक्टर, ये सारी चीज़ें यूज करना ही प्रोजेक्टेड एड्स होता है। अब काइंड्स देखिए, इन सब के अलावा कोई और अगर आएगा तो वो आपका प्रोजेक्टेड एड नहीं होगा। प्रोजेक्शन सिस्टम होता है, ठीक है, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर होता है, स्लाइड प्रोजेक्टर होता है, मोशन पिक्चर प्रोजेक्टर होता है, ओवर हेड प्रोजेक्टर होता है, ओपैक प्रोजेक्टर होता है, एंड टेलीविजन इज योर ऑल्सो योर प्रोजेक्टर, काइंड्स ऑफ प्रोजेक्टर। ओके, तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, सबके नीचे प्रोजेक्टर तो लिखा ही हुआ है। ओके, बस टेलीविजन और है, ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इसमें आंसर क्या हो जाएगा, क्या लिखा है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अ प्रोजेक्टेड एड। ओवरहेड प्रोजेक्टर अभी हम लोगों ने पढ़ा है, स्लाइड प्रोजेक्टर भी होता है, एपीडीएस्कोप ये भी एक तरह का मशीनरी हम बोल सकते हैं जिससे रिप्रेजेंटेशन होता है। ब्लैक बोर्ड में सीधे फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ ना, मैं कुछ भी ऐसा आपको क्रिएटिविटी वहाँ नहीं करके दिखा रही हूँ, कोई भी मशीन्स नहीं यूज कर रही हूँ, तो वो मेरा प्रोजेक्टर एड नहीं कहलाएगा। ओके, तो बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। ओके, क्या मतलब करेक्ट है एज अ टीचर, आप ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे तो कैसे लिखोगे, मतलब जल्दी जल्दी लिख दोगे, एज क्लियरली एज पॉसिबल, राइटिंग फास्ट एंड एज क्लियरली एज पॉसिबल, जल्दी भी लिखोगे और स्पष्ट भी लिखोगे। नहीं, जल्दी क्यों लिखेंगे हमें कहाँ की जल्दी है, हमारी कहाँ की ट्रेन भागी जा रही है। राइटिंग द मैटर फर्स्ट एंड देन आस्किंग स्टूडेंट टू रीड, पहले सारा कुछ लिख दो जो भी आप पढ़े हो या जो भी आपको समझाना है, फिर बच्चों से उसमें से बोलो कि रीड करो। ये क्या बात हुई भाई, आस्किंग अ क्वेश्चन टू स्टूडेंट एंड देन राइटिंग द आंसर एज स्टेटेड बाय देम। क्वेश्चन पूछो बच्चों से, जो आंसर बताएं वही लिख दो, नहीं, ये भी बात नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर हम लोग टीचिंग में अपनी करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक मैंने लिखा, मैं कहीं इंटरव्यू देने गई, फॉर एग्जांपल इंटर के क्लास तक ही गई, पूछा बच्चों से, बच्चों ने बताया उसके अकॉर्डिंग और मैंने अपने आंसर्स को इवेलुएट करके उसमें कुछ मतलब बच्चों ने बताया, अब ज़रूरी थोड़े ना बच्चे सब सही बता रहे, तो जो गलत भी बताएंगे वो भी लिख देंगे, नहीं, उस पर अमेंड करके लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। राइटिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट एज क्लियरली एज पॉसिबल, हाँ ये सही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप जितना स्पष्ट, जितना क्लियर हो सके उतना आप लिखो। ओके गाइज, so D is correct for this particular question. Now we move on to our next question, and this one is second last question for today's series. A teacher can be successful if he she, एक टीचर तभी सक्सेसफुल होता है जब, एक टीचर तब सक्सेसफुल हो सकता है जब हेल्प स्टूडेंट बिकमिंग बेटर सिटीजन। हाँ ये तो ठीक है कि भाई उसमें मदद करना, बट टीचर सक्सेसफुल कब बोला जाएगा, ये ठीक है, ठीक है, बट इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट, हाँ सब्जेक्ट नॉलेज तो आप दोगे। प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास इन एग्जाम, ये तो बिल्कुल ही गलत है कि पास हो जाएं। प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैनर इन वेल ऑर्गेनाइज मैनर। देखिए अब अगर आपको एक से ज़्यादा आंसर सही मिल जाए, तो जो सबसे बेस्ट हो या जिस आंसर में सारी कुछ चीज़ें कवर कर लो आप, वो आंसर देना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सारा कुछ कवर करता है। प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैनर इन अ वेल ऑर्गेनाइज मैनर, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है तो एक आपके पास वो होगा ना जिसे हम बोलते हैं कि लेसन प्लान, उसके अकॉर्डिंग आप प्रेजेंट करोगे ना। छोटे बच्चों को समझाने के लिए कहीं से कुछ भी पढ़ाओगे तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इवन जो आता होगा वो भी वो भूल जाए कि ये क्या मैम ने कंफ्यूज कर दिया। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सीरीज।
डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मीन, देखिए स्टैटिक और डायनेमिक सबको पता होगा, डायनेमिक चेंज होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, हम उसमें अमेंडमेंट्स करते रहते हैं, ठीक। स्टैटिक मतलब स्थिर होता है, डायनेमिक जिसे हम चलायमान या बोल सकते हैं ना, जो चेंज होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक। अब थोड़ा सा और हम जानते हैं डायनेमिक अप्रोच के बारे में। डायनामिक मीन्स दैट यू कैन शिफ्ट एंड चेंज ओवर अ टाइम, वही चीज़ है ना, आप चेंज कर सकते हो टाइम टू टाइम, ठीक है। इट मीन्स दैट एज योर स्टूडेंट इवॉल्व सो डू यू एंड डज योर टीचिंग, भाई आप और आपके बच्चे ना उस टीचिंग में इवॉल्व हों, बच्चे कुछ करके सीखें, ओके। बीइंग डायनेमिक इज अ वे ऑफ बीइंग अ टीचर, डायनेमिक मतलब आप टीचर हो, बीइंग अ टीचर, लीडर एंड स्टूडेंट, नॉट जस्ट अ सिंगल लेसन और अ मूवमेंट इन द क्लासरूम, सिर्फ एक सिंगल लेसन या मूवमेंट से नहीं रिलेटेड होता है जो हमारी कक्ष में होता है, ठीक है, ये एक बड़ा प्रोसेस होता है, ठीक। अब देखिए क्या लिखा है, डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स, डायनेमिक अप्रोच हमने समझ ली कि एक मतलब जिसमें हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहें, हम और हमारे बच्चे इन्वॉल्व रहे, ठीक है, ये हो गया। टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव, फोर्सफुल तो कहीं से भी नहीं होगी, ठीक। टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनेमिक, हाँ एनर्जेटिक एंड डायनेमिक, बट ये पूछ रहा है डायनेमिक अप्रोच कहती क्या है, जो हमने इसके डेफिनेशन में पढ़ा है वो जहाँ पे आएगा वो आंसर बताएंगे। द टॉपिक ऑफ द टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक, स्थिर नहीं होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, भाई नहीं, वो मीनिंग पूछ रहा है। कुछ बच्चों ने मेरे को आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी, देखो इसका मीनिंग पूछ रहा है। अब देखना लास्ट वाले में बोला है द स्टूडेंट शुड रिक्वायर टू लर्न थ्रू एक्टिविटी, हाँ ये तो कहा था, यही तो कहा था, इसमें भी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए लर्न थ्रू एक्टिविटी, सो डू यू एंड डज योर टीचिंग, ठीक है, मतलब आप और आपके बच्चे ना इन्वॉल्व रहें, दैट एज योर स्टूडेंट इवॉल्व, ठीक है, इन्वॉल्व रहें आपके स्टूडेंट्स, आपके स्टूडेंट, वो होती है डायनामिक टीचिंग। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ओके। जिन्होंने सी दिया था वो अमेंड कर लें अपने आंसर्स को। सो आई गेस आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ये 5 क्वेश्चन से। ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है जो मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ, ओके। सो और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइस, एंड आई एम प्लानिंग new thing for all of you. So if your response is good, okay, then I will do as soon as possible, okay guys.